हेलो स्टूडेंट, तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे शक्ति व्यवस्थापन के बारे में। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में समय व्यवस्थापन के बारे में मैंने समझाया था, आज हम शक्ति व्यवस्थापन के बारे में समझेंगे। यानी कि ग्रह व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरीके से समय व्यवस्था जितना उपयोगी होता है उतना ही उपयोगी समय व्यवस्था होता है, उतना ही उपयोगी शक्ति व्यवस्था भी उपयोगी होता है। यानी कि ग्रह व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए समय और शक्ति दोनों की जो व्यवस्था है या उसकी जो प्रक्रिया है उसको अच्छे से संपादित करनी जरूरी होती है। जिस तरीके से हमारे शरीर में हम जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए जितना समय जरूरी होता है उतनी ही शक्ति जरूरी होती है। यानी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए हम समय का आकलन कर सकते हैं कि हमें कितना समय लगेगा, लेकिन उसके लिए कितनी शक्ति व्यय होगी उसका आकलन करना या उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि हम कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे शरीर से कितनी एनर्जी वेस्ट होगी या कितनी हमारी शक्ति जाएगी। शक्ति का तात्पर्य क्या हुआ? हमारे शरीर की ऊर्जा से है। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है, उत्पन्न होती है, उससे उस शक्ति को डिनोट किया गया है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर में जितना समय लगता है उसी समय के दौरान, यानी कि जितना समय लगा है उसके अनुसार कितनी हमारे शरीर की शक्ति लगेगी वह पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो शक्ति व्यवस्थापन क्या है कि शक्ति का अच्छे से उसकी व्यवस्था करना, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए जितनी उपयोगी शक्ति है उतनी ही उसके लिए यूज करनी चाहिए। उसकी अच्छे से व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है। तो यह कब कर सकते हैं? जब हम किसी कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं तो वह कार्य जो हम संपन्न कर रहे हैं वह कैसा होना चाहिए? सुविधा पूर्वक और संतोषजनक तरीके से करना चाहिए। यदि हम किसी कार्य को सुविधा पूर्वक या संतोषजनक तरीके से संपन्न करते हैं तो उसमें हमें थकान उत्पन्न नहीं होगी, यानी कि हमारी जो शक्ति है वह कम से कम व्यय होगी। साथ ही मनोरंजन, विश्राम है या अन्य कार्यों के लिए हमारे लिए जो शक्ति है वह बची रह सकती है। यानी कि कोई भी हम कार्य कर रहे, इसका तात्पर्य यह है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको हमें अपनी लगन से, रुचि से, इच्छा से, मन से उस कार्य को करना चाहिए, ताकि उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो भी हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह कम से कम व्यय हो, हम कम से कम हमें थकान महसूस हो और हम उसके अन्य कार्यों के लिए अपनी शक्ति को या हमारी एनर्जी को हम बचा सके। तो यह जो कहलाती है व्यवस्था वह कहलाती है शक्ति व्यवस्था कहलाती है। यानी कि शरीर की ऊष्मा, शक्ति व्यवस्थापन का क्या तात्पर्य हुआ, क्या बताया मैंने? सुविधा पूर्वक एवं संतोषजनक तरीके से कार्य संपन्न करना, ताकि शक्ति का व्यय कम से कम हो सके। ठीक है, तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है? शक्ति व्यवस्था। फिर नेक्स्ट आता है, अब ये जो शक्ति व्यवस्था है उसको मतलब उसके लिए जो हम घरेलू जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए जिस तरीके से समय उपयोगी होता है उसी के जैसे शक्ति उपयोगी होती है। यानी कि हम जो भी हम घर का कार्य करते हैं, घर का है या घर से बाहर का जो भी हम कार्य करते हैं
उसमें कम से कम शक्ति व्यय हो, इसके लिए गृहिणी को या मनुष्य को कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें कि सबसे पहले है कार्य संपन्न करने में कितनी शक्ति लगेगी, कौन से घरेलू कार्य अधिक थकाते हैं, यानी कि किन कार्यों को करने में हम अधिक थकान महसूस करते हैं, जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं उनको और उनसे संबंधित जो शक्ति है उनका आपस में जो संबंध है, यानी कि कई तरह की अलग अलग अवस्थाओं से हम गुजरते हैं, उन अवस्थाओं में कितनी शक्ति लगती है, कितनी व्यय होती है, कितनी बच जाती है, उसका जो आपस का जो संबंध है उसका पता होना जरूरी है। थकान का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका पता होना जरूरी है। विश्राम काल का उपयोग करना और शक्ति व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, यानी कि शक्ति व्यवस्था की जो प्रक्रिया है उसका पता होना जरूरी है। तो ये कई पॉइंट है जिन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि इन सारी बातों का हम अच्छे से ध्यान रख पाएंगे तो ही हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कम से कम ऊर्जा में कर पाएंगे, यानी कि उन कार्यों को करने के लिए कम से कम हमारी शक्ति व्यय होगी। अब इसमें आता है कि जैसे कि पहले गृह निर्माण की विभिन्न जो क्रियाएं होती है उनका जो शक्ति मूल्य है वह किस तरीके से पता लगाया जाता है, यानी कि विभिन्न जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनका शक्ति मूल्य, यानी कि उनके लिए कितनी कितनी और कैसी शक्ति लगती है। तो उसके लिए कई है, जैसे कि मानसिक प्रयास है, शारीरिक प्रयास है, पद प्रयास, चक्षु प्रयास, मोड़न प्रयास, ये कई तरह की क्रिया होती है जिनके लिए हमारे लिए शक्ति होनी बहुत ही जरूरी है। शारीरिक प्रयास, मानसिक प्रयास, चक्षु प्रयास, शारीरिक प्रयास, मानसिक प्रयास, चक्षु प्रयास, पद प्रयास और पांचवा है मोड़न प्रयास। ये 5 जो पॉइंट है वह किसमें आते हैं, हमारे घरेलू कार्यों के लिए, यानी कि घरेलू कार्यों को करने के लिए इन 5 क्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है। ये जो 5 क्रियाएं हैं उसके लिए शक्ति की बहुत ही जरूरत होती है। शारीरिक प्रयास यानी कि जिसके अंतर्गत हम जो भी घर के कार्य करते हैं उसके लिए शारीरिक क्रियाओं का होना, शारीरिक यानी कि शरीर का उपयोग होता है, जैसे कि बर्तन धोना है, झाड़ू पोछे करना है, बिस्तर उठाना है, पानी भरना है, कई तरह के प्रेस करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, इन सारे जो भी कार्य हम करते हैं यानी कि घर में जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए शरीर का उपयोग किया जाता है, यानी कि शारीरिक क्रियाएं बहुत ही जरूरी होती है, उनके लिए उपयोगी होती है। तो इस तरीके से इन सारे कार्यों को करने के लिए शारीरिक प्रयास किए जाते हैं, यानी कि शरीर का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए ये जो है शरीर की जो शक्ति है वह लगानी जरूरी होती है। फिर आता है मानसिक प्रयास। मानसिक प्रयास यानी कि मस्तिष्क का उपयोग करना। तो उसके लिए जैसे कि सोचना है, तर्क करना है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसकी योजना बनाना, उस पर विचार करना, उसका चिंतन करना, उन सारी योजनाओं को याद रखना, ठीक है। उन योजनाओं के लिए जो भी हम निर्णय लेते हैं पर निर्णय लेना, यानी कि ये सारा जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारे मस्तिष्क के द्वारा। तो मानसिक जो प्रयास है उसमें भी शक्ति यानी कि मानसिक रूप से शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर आता है चक्षु प्रयास। चक्षु प्रयास यानी कि नेत्रों का उपयोग करना, यानी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको देखना, उसके लिए किसी चीज की खोजबीन करना, उनका निरीक्षण करना, कार्यों का नेत्र संचालन करना, ये जो सारे कार्य आते हैं वह चक्षु प्रयास के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नेत्रों से इन सारे कार्यों को किया जाता है। इन सारे कार्यों को करने के लिए यानी कि
उनकी खोजबीन करने के लिए है, या उनका निरीक्षण करने के लिए है, या देखने के लिए है, किसी न किसी तरीके से शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर आता है पद प्रयास। पद प्रयास यानी कि पैरों का चलना, पैरों का उपयोग होना, तो वह कहलाता है पद प्रयास। जैसे कि चलना है, उठना है, हिलना डुलना, खड़े होना, दौड़ना, भागना, ये सारे जो प्रयास है वह किसके अंतर्गत आते हैं? पद प्रयास के अंदर, यानी कि पैरों का उपयोग करना। तो पैरों का जब उपयोग होता है तो वह किसके अंतर्गत आया? शारीरिक प्रयास के अंतर्गत। और शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आने से क्या हो गया? उसको शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर सबसे लास्ट आता है मोड़न प्रयास। मोड़न प्रयास यानी कि हमारे शरीर को मोड़ना, यानी कि जो भी हम घरेलू कार्य करते हैं उसमें शरीर हमारा मूवमेंट करता है, मुड़ता है। जैसे हम पोछा लगाते हैं बैठकर, झाड़ू निकालते हैं हम झुककर, बर्तन जो हम धोते हैं उसमें भी हमको कई बार झुकना पड़ता है। कई लोगों के घर में जैसे कि प्लेटफॉर्म नहीं होता बर्तन धोने के लिए, तो वो बैठकर बर्तन धोते हैं। कपड़े धोते हैं तो बैठकर धोए जाते हैं, मशीन में धोए जाते हैं, तब भी कपड़ों के लिए थोड़ा बहुत तो हमें झुकना पड़ता है। उनको साफ पानी से निकालने के लिए हमें झुकना पड़ता है। तो रोटी बनाने के लिए जैसे कि अगर किसी के घर का प्लेटफॉर्म नीचे होता है तो उसको झुककर रोटी बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से खेतों में अगर हम कार्य कर रहे होते हैं तो खेतों में जैसे कि निराई गुड़ाई का कार्य है, सिंचाई का कार्य है, फसलों को उठाना, काटना, करना, कई तरीके से ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए, सिंचाई के लिए, पानी निकालने के लिए झुकना पड़ता है। तो इस तरीके से कई जो कार्य है जिसमें कि हमारे शरीर को मोड़ना पड़ रहा है, यानी कि उनका मोड़ना, उनको झुकना, ये जो सारे कार्य आते हैं वह मोड़न प्रयास के अंतर्गत आते हैं। तो इन सारे, यानी कि ये सारे पॉइंट के लिए मानसिक, शारीरिक रूप से चक्षु, पद और मोड़न, इन सारे प्रयासों के अंतर्गत, यानी कि ये जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसके लिए शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। यदि शक्ति नहीं होगी तो हम ये सारे कार्य नहीं कर पाएंगे, और जिससे हम अगर ये कार्य नहीं कर पाएंगे तो हमारे लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और इन सारे कार्यों को करने से हमें क्या आती है? थकान आती है। यानी कि हम जो भी ये कार्य करते हैं, शक्ति से रिलेटेड जो भी हम जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चक्षु रूप से, पद, मोड़न, ये जो भी तरीके से ये जो भी हम क्रियाएं करते हैं, यानी कि पूरी शारीरिक मानसिक जो भी क्रियाएं होती है वह किसके द्वारा चलती है? शक्ति के कारण, यानी कि हमारे शरीर की ऊर्जा के कारण। जब ये ऊर्जा या शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है तो हमें क्या महसूस होने लगती है? थकान महसूस होने, यानी कि हम थक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और ये जो थकान होती है वह क्या होती है? यानी कि थकान क्या कहलाती है? किसी काम को करने में जिस शक्ति का व्यय होता है वह थकान कहलाती है। यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो शक्ति खर्च होती है, ठीक है ना, या जिस शक्ति का व्यय होता है वह क्या कहलाता है? थकान कहलाता है। किसी कार्य को करने में शक्ति का वह थकान कहलाती है। अब जिन कार्यों को करने में यदि व्यक्ति रुचि रखता है तो उसे थकान कम महसूस होती है। यानी कि हम यदि अगर कोई भी हम जो कार्य कर रहे हैं उसको बिना रुचि के या बिना किसी इच्छा के, बिना मन के, उसको बोझ समझ के अगर उस कार्य को करते हैं तो वह किसका अनुभव कराती है? थकान का अनुभव करवाती है। यानी कि उसमें हमारी जो शक्ति है वह अधिक से अधिक व्यय होती है, इसलिए हमें थकान भी जल्दी से आ जाती है। लेकिन यदि किसी कार्य को करते समय हम उसको अपनी इच्छा से, रुचि से या उसको मनोरंजन का साधन समझ के अगर उस कार्य को करते हैं तो उसमें थकान कम आती है। क्यों? क्योंकि उस कार्य को करने में कम से कम जो है शक्ति व्यय होती है, जिससे कि थकान भी कम महसूस होती है। तो थकान के जो है वह
कई कारण होते हैं, लेकिन मेन रूप से जो कारण है वह बाहरी और आंतरिक कारण होते हैं। यानी कि हमारे शरीर के आंतरिक और बाह्य, यानी कि शरीर के बाहरी दो कारण जो होते हैं, मेन रूप से जो है वह दो कारण होते हैं, शरीर के आंतरिक और बाह्य कारक होते हैं। जिसमें कि बाहरी जो कारक होते हैं वो होते हैं जैसे कि अत्यधिक शोर का होना, भीड़ भाड़ का होना, अशुद्ध वातावरण का होना, अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र का होना, यानी कि जो कार्य क्षेत्र जिसमें हमें कार्य करना है वह हमारे कार्य के अनुसार नहीं होता है, अत्यधिक उत्तेजना होना हमारे अंदर, कार्य भार का अत्यधिक हो जाना, ये जितने भी कारण होते हैं वो सब कारण क्या होते हैं, हमारे बाहरी कारण होते हैं। और इन सारे बाहरी कारणों के कारण भी हमें थकान अत्यधिक महसूस होती है। जिसकी हम जैसे ज्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में चले जाते, वहां पे हम किसी तरह का कार्य नहीं करते, लेकिन भीड़ भाड़ के कारण ही हम थकान महसूस करते हैं। हम शादी में वगैरह जाते हैं किसी के, या तो वहां पे क्या होता है, हम कोई भी कार्य नहीं करते, लेकिन बैठे बैठे बातें करने से, बैठे रहने से, उसी से ही हमको थकान होने लग जाती। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा शरीर जो है वह कार्यरत रहता है। हम कोई भी तरह का काम नहीं करते, लेकिन बातें करने से, अत्यधिक बैठे रहने से, अत्यधिक भीड़ भाड़ में जो बाहरी जो अशुद्ध जो वातावरण होता है वह मिलता रहता है, तो उसके कारण भी हमें थकान महसूस होने लग जाती है। दूसरा कारण आता है आंतरिक कारण, यानी कि शारीरिक रोग होना, कमजोरी होना, ज्ञान की कमी होना, कौशल, रुचि, अनुभव, इन सब चीजों की जो है कमी अगर हो जाती है तो ये जो कारण बनते हैं ये सारे हमारे आंतरिक कारण बनते हैं, यानी कि शरीर के अंदर के कारण, जिससे कि हमें थकान महसूस होती है। यानी कि शरीर में कई रोग अगर उत्पन्न हो, जैसे सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, या कमजोरी आ रही है, तो उससे हम थकान महसूस करने लग जाते हैं। या हमारे अंदर किसी ज्ञान की कमी है, या हमें किसी रुचि की या किसी के प्रति कोई अनुभव करने की अगर ये शक्तियां हमें नहीं है, इस चीज की हमारे अंदर कमी है, तो उससे भी हमें थकान महसूस है, हमें चिड़चिड़ापन आने लगता है, या वो कार्य करने में हमारा मन नहीं लगता, तो हमें इस चीज से थकान महसूस होती है। ये रीजन, जैसे कि इसका एक सबसे अच्छा साधारण उदाहरण है कि जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, तो उसमें कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें हमें समझ में नहीं आता, तो वह सब्जेक्ट हमें बोर लगने लगता है, वो उसमें पढ़ने की हमें रुचि नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वह सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता, उसको समझने का ज्ञान नहीं है हमें, उसको अनुभव करने की हमारे अंदर क्या होती है, कमी होती है। तो इस कारण वह हमको समझ में नहीं आता, तो वह हमें एक बोझ लगने लगता है, और उसके कारण क्या होता है, हमारे शारीरिक जो शक्ति है, मानसिक जो शक्ति है, वह अत्यधिक व्यय होने लगती है, और हमें थकान महसूस होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, उससे हम उस चीज से हम दूर भागने लगते हैं। इसके क्या है, इसकी ऑपोजिट ये होना चाहिए कि हमें उस चीज में रुचि बढ़ानी चाहिए, हमारा उसमें मन लगाना चाहिए। 2-3 बार उसमें मन लगाने से, रुचि बढ़ाने से वह चीज हमें अच्छी लगने लगती है। मनोरंजन का एक साधन बना के अगर वो चीज की जाए तो हमें उसमें व्यय कम लगेगा, और हमें थकान भी कम महसूस होगी। तो ये जो थे कारण क्या थे इसके थकान के कारण, ये 2 तरह के कारण हुए। अब इसके बाद आते हैं थकान के प्रकार, यानी कि थकान कितने प्रकार की होती है। थकान 2 प्रकार की होती है, शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक थकान। ये 2 तरह की थकान होती है। शारीरिक थकान यानी कि शारीरिक रूप से थकान होना, यानी कि यह वह शारीरिक स्थिति होती है जो पूर्व में किए गए कार्यों के कारण वर्तमान में जो हम कार्य क्षमता है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है और थकान उत्पन्न करती है, तो वह कहलाती है शारीरिक थकान। यानी कि जो हमने पहले कार्य किया उसकी थकान कब होती है, बाद में होती है। यानी कि वर्तमान हम काम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, लेकिन उसकी थकान कब होगी, अभी हमें बाद में महसूस होती है। तो वह थकान जो है, वह स्थिति है, वह क्या कहलाती है, शारीरिक थकान।
और मनोवैज्ञानिक थकान वह स्थिति होती है जिससे किसी कार्य के प्रति हमें घृणा, अरुचि उत्पन्न होती है, जिससे कि कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, तो वह कहलाती है मानसिक थकान यानी कि मनोवैज्ञानिक थकान। इसको क्या कह सकते हैं हम? शारीरिक थकान और दूसरी मानसिक थकान यानी कि मनोवैज्ञानिक थकान। यानी कि किसी भी कार्य में अरुचि का होना या उसमें उस कार्य के प्रति हमें घृणा, गिल्टी फील होना, तो ये सारी जो है वह उससे कि हमारी कार्य क्षमता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो वह जो थकान कहलाती है वह मनोवैज्ञानिक थकान कहलाती है। फिर आती अब ये जो मनोवैज्ञानिक थकान होती है यानी कि मस्तिष्क मानसिक जो थकान होती है वह दो तरह की होती है, एक तो नीरस वाली और एक कुंठस वाली यानी कि कुंठाजनक वाली। यानी कि जो नीरस वाली होती है उसमें जैसे कि विश्रामहीनता होना, कार्य में थकान आना, उक्काऊपन आना, आलस्य आना, ये जो सारे हैं वह किसमें आती है? नीरस थकान के अंतर्गत आती है। दूसरी होती है कुंठाजन्य थकान यानी कि किसी के प्रति कुंठा यानी अनुभव की कमी होना, पारिवारिक जो क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े जो होते हैं, वातावरण अच्छा नहीं होना, कार्य कोई भी कार्य जो हम कार्य कर रहे हैं वह समय पर पूरा नहीं होना, किसी लक्ष्य को प्राप्त अच्छे से नहीं कर पाना, तो इनके प्रति हमारे अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो वह जो हीन भावना उत्पन्न होती है वह स्थिति हमारी कुंठाजन्य स्थिति कहलाती है और उसके कारण जो थकान होती है वह कुंठाजन्य थकान कहलाती है। तो ये दोनों नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान किसके अंतर्गत आती है? मनोवैज्ञानिक थकान के अंतर्गत आती है। ये दोनों तरह की थकान मनोवैज्ञानिक थकान कहलाती। अब इसके बाद ये थे प्रकार यानी कि दो तरह के प्रकार होते हैं। फिर आते हैं इनके लक्षण यानी कि थकान को महसूस करने के कौन कौन से लक्षण होते हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है कि हमें थकान हुई है। तो उसके अंतर्गत क्या आते हैं? सुस्ती आना, आलस्य होना, हमारे शरीर कमजोर होना, किसी भी काम में रुचि नहीं रहना, मन नहीं लगना किसी कार्य को, हमारी कार्य क्षमता में जो कमी आ जाती है, वह बार बार एक ही कार्य को करने में गलतियां होना, एकाग्रता नहीं होना, ये जो सारे कारण बनते हैं वह उसके थकान होने के लक्षण है कि थकान होने के बाद ये सारी क्रियाएं जो है हमारे शरीर के अंदर प्रतीत होती है, तो वह कहलाते हैं लक्षण। फिर आते हैं इन लक्षणों का उपाय यानी कि थकान को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो थकान को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं? विश्राम करके, कार्य में परिवर्तन लाके, कार्य के प्रति जागृत होकर, कार्य को कौशल विकास करके यानी कि कार्य को किसी भी तरीके से अपने कौशल से उसका विकास करके, समय जो और शक्ति के जो बचत के जो साधन है उनका उपयोग करके, इन सारे साधनों का उपयोग करके हम उसका थकान को दूर करने का उपाय कर सकते हैं। यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमको मन लगाना चाहिए, उसको एक मनोरंजन का साधन बना के हमें कार्य करना चाहिए, या जिस कार्य क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, जिस जगह पे हम कार्य कर रहे हैं वह जो जगह है उस कार्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। किसी भी कार्य में हमें रुचि लगानी चाहिए, बीच बीच में हमें विश्राम भी लेना चाहिए। शरीर को अगर विश्राम नहीं देंगे तो हमें थकान अत्यधिक होगी। और जो भी अब आजकल के समय में बहुत से बचत और समय जो बचत है उनके साधन आ चुके हैं, उनके उपकरण आ गए, यानी कि किसी भी कार्य को हम इजीली कर सकते हैं। उसके लिए कई मशीनें बन चुकी है, तो कई तरह के साधन उपलब्ध है, तो उन साधनों का उपयोग करके हम अपनी जो थकान है उसको दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती है थकान को दूर करने के उपाय में। फिर आती है इसकी प्रक्रिया, यानी कि समय जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से उसकी प्रक्रिया समय व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से प्रतिपादित करना चाहिए। यानी कि जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? योजना, योजना बनाना। सेकंड, ये जो योजना बनाई उस पे नियंत्रण करना। और फिर तीसरा, मूल्यांकन करना।
यानी कि जो भी हमने शक्ति व्यवस्था अगर अच्छे से हमें प्रतिपादित करनी है तो उसकी प्रक्रिया यानी कि व्यवस्था प्रक्रिया किस तरीके से करनी चाहिए, व्यवस्था प्रक्रिया किस तरीके से करनी चाहिए, उसकी अच्छे से योजना बनानी चाहिए। यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए कम से कम शक्ति व्यय हो, उसे उस कार्य को उस तरीके से करना चाहिए। तो उसकी एक तरीके से योजना बनानी चाहिए। फिर उस योजना पर नियंत्रण, यानी कि जो हमने योजना बनाई है या हमने जो भी रूपरेखा बनाई है उस पर हम किस तरीके से नियंत्रित करें, यानी कि उसका प्रतिपादन, यानी कि हम उस जो भी योजना हमने बनाई है उसके प्रति वह हम किस तरीके से संचालित कर सके, उसका नियंत्रण होना जरूरी है। और नियंत्रण के बाद उसका मूल्यांकन करना, यानी कि सबसे लास्ट में जाकर जब वह कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद हमें उस कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारे जो उस कार्य को करने में कितनी शक्ति व्यय हुई है, कितनी शक्ति बची और उस बची शक्ति में हमने कितने अन्य कार्य संपादित की है। इस सब का मूल्यांकन करना जरूरी होता है ताकि आने वाले समय में हम जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हम अपनी शक्ति को बचाकर और अन्य कार्य को जो कार्य किया है उसको अच्छे से संपादित कर पाए और जो अगला कार्य कर रहे हैं उसको भी और ज्यादा अच्छे तरीके से कम शक्ति में कर सके, तो उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। तो इन 3 पॉइंट के अनुसार, यानी कि योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन, इन तीनों के द्वारा हम जो शक्ति व्यवस्था प्रक्रिया है उसको अच्छे से कर सकेंगे। तो इसके बाद शक्ति व्यवस्था के प्रक्रिया निर्माण के बाद आता है कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण क्या है, यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको सरल तरीके से पूरा करना। यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मैंने अभी भी आपको पहले भी बताया कि यानी कि किसी भी जो भी हम कार्य करते हैं उसको सरल से सरल तरीके से, उसको उसमें रुचि करके, उसको मनोरंजन का साधन बनाकर, उसको इंटरेस्टेड बनाकर उस कार्य को करना चाहिए। उसको किसी भी तरीके से सरल रूप देकर उस कार्य को हमें पूरा करना चाहिए ताकि हमारी जो शक्ति है वह कम से कम व्यय हो सके। अब निर्धारित समय और निर्धारित शक्ति की मात्रा में अधिक काम करना अथवा कार्य की जो निश्चित मात्रा है उसको संपन्न करने के लिए कम शक्ति और कम समय का उपयोग जो किया जाता है वही क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण कहलाता है। यानी कि जो भी हमने निश्चित जो समय और शक्ति की ली है उसी के अंदर ही हमें वह कार्य करना चाहिए ताकि जो कार्य किया है वह समय पर और कम शक्ति में अत्यधिक कार्य संपन्न हो सके, तो वह कहलाता है कार्य सरलीकरण कहलाता है। कार्य को जितना हम अच्छा सरल तरीके से उस कार्य को खत्म करेंगे समय पर, तो ही वह कार्य अच्छे तरीके से और कम समय और कम शक्ति में पूरा हो पाएगा, तब भी हमारी वो व्यवस्था है वह अच्छे से हो पाती है संपादित। अब ये जो कार्य सरलीकरण है उसमें 3 तरीके होते हैं, यानी कि हम कार्य को सरल तरीके से किस तरह, यानी कि उसके लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले आता है कार्य विधि, दूसरा आता है कार्यकर्ता, तीसरा आता है कार्य क्षेत्र। ठीक है, ये 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यानी कि इन 3 चीजों का अगर हमें ज्ञान होगा या हमें ज्ञात होगी ये तीनों बातें, तो ही कार्य का सरलीकरण आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहला आता है कार्य विधि, कार्यकर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है वह मनुष्य। फिर आता है कार्य क्षेत्र, यानी कि जिस जगह पर हम वह कार्य संपादित करते हैं वह कहलाता है कार्य क्षेत्र। तो कार्य विधि के अंतर्गत यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से, यानी कि कार्य करने का जो तरीका है वह कहलाता है कार्य विधि। यानी कि जो भी हम कार्य है उसको हम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम जो बर्तन धोते हैं, ठीक है ना, बर्तन धोते हैं तो उसमें एक होता है कि बर्तन हम बैठकर बहुत सारे बर्तनों को इकट्ठा करके और आराम से हम बैठ के उस बर्तन को धोते हैं।
ठीक है ना। तो बैठकर बर्तनों को धोने में क्या होता है कि उसको बर्तन को कंप्लीट धोने के बाद उसको सुखाया भी जाता है। जितने अधिक बर्तन हम धोते हैं उस सारी जगह पे गंदगी होती है, बर्तन धोने के बाद वो सारी गंदगी साफ करनी पड़ती है, सब धोना पड़ता है, वहां पे वापस पोछा लगाना पड़ता है, उस जगह को साफ झाड़ू से धोकर पोछा लगाकर उसको सुखाया जाता है। फिर वापस उन बर्तनों को अंदर ले जाके रखना पड़ता है, जितने भी जूठे बर्तन उनको पहले लाया जाता है, ठीक है ना। बर्तन धोने का साबुन, ये सारी व्यवस्था हमको करनी पड़ती है, उसमें अत्यधिक समय भी लगता है और शक्ति भी हमारी अत्यधिक व्यय होती है। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हो गया है, प्लेटफॉर्म पर हम बर्तन धोते हैं, यानी कि सिंक में बर्तन धोए जाते हैं, यानी कि खड़े खड़े हम आसानी से, जैसे कि पास में कुछ खाना सब्जी पक रही है या दूध गर्म हो रहा है, पास में अन्य कार्य चल रहा है, तो उसके साथ अगर 4 बर्तन होते हैं तो हम जल्दी से धोकर डाल देते हैं। उसके लिए अत्यधिक गंदगी का भी फैलाव नहीं होता, अत्यधिक समय भी नहीं लगता और शक्ति भी कम व्यय होती है और जल्दी से बर्तन भी धुल जाते हैं। नल लगा होता है, पहले क्या करते थे, पानी भर कर रखा जाता था, पहले गंदे पानी में बर्तन धोते थे, फिर साफ पानी से बर्तनों को निकाल के धोया जाता। अब नल के नीचे जल्दी से बर्तन खड़े खड़े आसानी से कुछ ही मिनटों में बर्तन हम धो लेते। तो इस तरीके से जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको किस विधि से हम कर रहे हैं, यानी कि कार्य को करने का हमारा क्या तरीका है। जितना सरल तरीके से हम कार्य करेंगे वह कार्य उतना ही जल्दी और कम शक्ति में जल्दी से हो जाएगा। फिर आता है कार्यकर्ता, यानी कि जो कार्य कर रहा है उस इंसान मनुष्य की जो सोच है, उस कार्य करने का जो उसका तरीका है, उसकी जो रुचि है, ठीक है ना, उसका जो ज्ञान है, वह कार्य जो बहुत ही जरूर आता है। यानी कि कार्यकर्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि मनुष्य, यानी कि जो भी कार्य है, जैसे कि बर्तन धोने का ही कार्य है, तो उस कार्य के लिए यदि 2 मनुष्यों को लगाया जाता है कि जो इस कार्य को बर्तन धोने के लिए जो मनुष्य कार्य कर रहा है, तो उसने एक आदमी ने जल्दी से और ने जल्दी से वह कार्य किया, वही दूसरी गृहिणी क्या करती है, उस कार्य को अधिक समय में और अधिक थकान के साथ पूरा करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह जो कार्य करता है यानी कि वह गृहिणियां है, उनकी अपनी अपनी रुचि, उनका अपना अपना कौशल, उनकी अपनी अपनी सोच, उनके अपने अपने वो काम करने का जो तरीका है, ठीक है ना, ये सारे जो है वो उन दोनों के अलग अलग होते हैं। यानी कि जो कार्य करता है वह भी इसके लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी कि वह उस कार्य को किस तरीके से पूरा करता है, यानी कि कितने कौशल से उस कार्य को वह पूरा कर जाए, ये जो है वह गृहिणी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितने अच्छे तरीके से उस कार्य को संपन्न करती है। यानी कि जो कार्य करता है वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कार्य को सरलीकरण करने में। फिर आता है कार्य क्षेत्र, यानी कि जो कार्य करने का क्षेत्र है। जैसा कि मैंने अभी बताया, बर्तन धोने के लिए एक सिंक होता है और एक हम नीचे बैठकर हम जो बर्तन धोते हैं, तो उसके लिए जो ये बर्तन धोने का जो क्षेत्र है, यानी कि नीचे बैठकर जो हम बर्तन धोते हैं, उसमें हमें थकान अत्यधिक महसूस होती है, उसमें बार बार उठना बैठना पड़ता है, ठीक है ना, अत्यधिक गंदगी का फैलाव होता है, तो उसके कारण ये जो कार्य क्षेत्र आता है वह सही नहीं होता है। ये कि ये सिंक में कम स्पेस में जल्दी से नल के नीचे बर्तन साफ हो जाते हैं, तो ये जो कार्य क्षेत्र होता है वह सही होता है। तो इस तरीके से जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि कार्य जो करने का जो जगह है वह भी सही सोच। इसी तरीके से जैसे कि हम खाना बनाते हैं, तो उसमें जब रोटी बनाते हैं तो उसका जो प्लेटफॉर्म होता है, तो कई घरों में प्लेटफॉर्म नीचे होता है, कई घरों में प्लेटफॉर्म बराबर। जहां पर प्लेटफॉर्म गृहिणी के लेवल का होता है वहां पे वह सीधी खड़ी होके रोटी बना लेती है, लेकिन जहां पे प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ होता है तो वहां पे गृहिणी को थोड़ा झुककर रोटियां बनानी पड़ती है। तो जो ये जो कहलाते हैं वह कार्य क्षेत्र कहलाते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म का लेवल का होना और या गृहिणी से लंबाई से नीचे होना। तो जो नीचे होगा तो उससे थकान अत्यधिक होगी, इसको झुककर या और मतलब उसको परेशानी से होकर वह कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य क्षेत्र होते हैं वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कार्य को का सरलीकरण या कार्य को संपन्न करने के लिए। तो जब इन 3 पॉइंट का ध्यान हमें होगा या हमें ज्ञान होगा इन 3 बातों का, तो ही हम कार्य को सरल तरीके से पूरा कर सकेंगे। तो यह कहलाएगा कार्य का सरलीकरण। अब कार्य के सरलीकरण के बाद आता है समय व
उपयोग करना, यानी कि समय व शक्ति बचत उपकरणों का उपयोग करना। यानी कि अब वर्तमान समय में जो है उसमें कई ऐसे उपकरण तैयार हो चुके हैं, आ चुके हैं मार्केट में, जिससे कि हमारे समय को भी बचाया जा सकता है और साथ में हमारी शक्ति को भी बचाया जा सकता है। यानी कि जो हम जैसे कि हम अपने जीवन काल में या पारिवारिक जो हम कार्य करते हैं, घरेलू कार्य करते हैं, उसमें हम कई तरह की अवस्थाओं से गुजरते हैं। उसमें मैंने बताया भी आपको कि उसमें 5 अवस्था होती है, ठीक है ना। पहली अवस्था में नव विवाहिता होते हैं, जिसमें कि केवल पति पत्नी होते हैं, तो उसमें कम समय लगता है, तो साथ ही कम शक्ति भी व्यय होती है, क्योंकि कम कार्य होता है, केवल 2 जनों का कार्य होता है, जिसके कारण कम समय में और कम शक्ति में कार्य पूरा हो जाता है। दूसरी और तीसरी ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि बच्चा आ जाता है, यानी कि सदस्य बढ़ जाता है, तो अब 2 से 3, 4 सदस्य हो जाते हैं, जिससे कि कार्य भी बढ़ जाता है, यानी कि समय भी अत्यधिक लगता है। कार्य बढ़ने से समय भी अत्यधिक लगता है, समय अत्यधिक लगेगा तो कार्य बढ़ने से शक्ति भी अत्यधिक व्यय होती है। तो जो कार्य बढ़ता है तो उसके साथ साथ समय और शक्ति भी बढ़ जाती है। फिर चौथी अवस्था में वो जो बच्चा बड़ा हो जाता है, उच्च पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए वह क्या होता है, थोड़ा सा अपना आत्मनिर्भर बन जाता है, यानी कि वह पूरी तरह नहीं होके कुछ मात्रा तक आत्मनिर्भर बन जाते हैं अपने, यानी कि कुछ जरूरी कार्य वह अपने आप करने लगते, पूरी तरह वह माँ बाप पर, अपने माता पिता पर आश्रित नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, कार्य भार भी कम हो जाता है, समय भी कम लगता है और पुनः शक्ति भी कम व्यय होती है। ऐसे कि ऐसे जब 5वीं स्टेज आती है तो उसमें पूरी तरह वह बच्चा पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी कि या तो उसकी शादी करवा दी जाती है या वह पूरी तरह नौकरी करने लगता है, पूरी तरह वह खुद के ऊपर आश्रित हो जाता है, यानी कि वह किसी भी तरीके से माता पिता पर आश्रित नहीं होता है। तो उस समय ऐसा आता है वह वापस पहली जो अवस्था होती है उसकी जैसी अवस्था बन जाती है, यानी कि वह पूरी तरह खुद पे आश्रित होने के बाद, यानी कि वो पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के बाद वापस जो कार्य है केवल माता पिता का खुद का रह जाता है, यानी कि वह अब बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके हाथ पैर इतने कार्यरत नहीं रहते, तो उनका कार्य भी कम हो जाता है, समय की बचत भी हो जाती है और शक्ति भी कम लगती है। तो ये जो कार्य है, तो अब जो वर्तमान समय है, तो इन सारी परिस्थितियों से, यानी कि इन सारी अवस्थाओं से गुजरते गुजरते कई तरह के समय और शक्ति के बचत के उपकरण आ चुके हैं। जैसे कि खाना बनाने में है, तो खाना बनाने में जैसे कि सब्जियां पकाने में है, दाल बनाने में तो प्रेशर कुकर काम में लिए जाते हैं, रोटी बनाने के लिए पहले क्या किए जाते थे, मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे, लेकिन अब स्टील के बर्तन काम में ले लिए जाते हैं, ठीक है ना। पहले चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, अब गैस पे खाना बनाया जाता है, ठीक है। गर्म पानी के लिए जैसे कि गीजर है, हीटर है, ये काम में लिया जाता है। पहले जमाने में गर्म पानी चूल्हों पर किया जाता था, अब है तो और भी जैसे कि कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और बर्तन धोने के लिए नल लगा दिए गए हैं, पहले पानी सींच कर भर कर फिर बर्तन धोए जाते थे। कपड़े धोने के लिए बाहर तालाबों नदियों पर जाना पड़ता था, अब हम घर पे बैठे बैठे आराम से कपड़े धो सकते हैं। बर्तन राख से धोए जाते थे, अब बर्तन धोने के साबुन आ चुके हैं। तो इस तरीके से कई, जैसे कि अब कोई भी चीज को घोलने के लिए है, जैसे कि पहले सिलपट्टे पर हम किसी भी चीज को पीसते थे, उसमें ओखली में किसी चीज को मसाले वगैरह बनाना उसमें किए जाते थे, लेकिन अब मिक्सी आ चुकी है। तो इस तरीके से कई ऐसे साधन आ चुके हैं, कई उपकरण ऐसे बन गए हैं जिससे कि समय की भी बचत हो जाती है हमारे, यानी कि समय कम लगता है और साथ में हमारा शारीरिक परिश्रम भी कम होता है, यानी कि शक्ति कम व्यय होती है। उससे जल्दी से जल्दी खाना भी बन जाता है और हमें परिश्रम भी कम, मेहनत भी कम करनी पड़ती है। तो इन सारी जितने भी उपकरण बने हैं, यानी कि बचत के जो भी उपकरण बने हैं, उन सब का उपयोग करके भी हम कार्य को सरल बना सकते हैं और कार्य को सरल बनाकर हम शक्ति व्यवस्थापन को अच्छे से संपादित कर पाते हैं। तो इस तरीके से आज शक्ति व्यवस्थापन के अंतर्गत हमने शक्ति किसे व्यवस्थापन किसे कहते हैं, घरेलू कार्य के लिए किस तरीके से जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनमें किस तरीके से शक्ति का उपयोग होता है। शक्ति जब हमारी व्यय होती है तो उससे हमें थकान महसूस होती है,
यह थकान दो कारणों से होती है, बाह्य और आंतरिक कारण। थकान के दो प्रकार होते हैं, शारीरिक रूप से हमें थकान होती है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी थकान होती है। फिर इसके लक्षण और थकान को किस तरीके से उसको हटाया जा सकता है। फिर इसकी व्यवस्था प्रक्रिया, यानी कि थकान को दूर करने के लिए या शक्ति व्यवस्था की जो प्रक्रिया यानी कि उसको अच्छे से संपादित करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहले योजना बनाना, उस योजना पर नियंत्रण करना और फिर उसका मूल्यांकन करना। फिर कार्य को, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए कम शक्ति लगे, यानी कि कम परिश्रम करना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े, कम हमारी शक्ति व्यय हो, उसके लिए उस कार्य को सरल रूप से किस तरीके से करना चाहिए, उसमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्य विधि, कार्यकर्ता और कार्य क्षेत्र। इन 3 चीजों का ध्यान होने से, यानी कि इन 3 बिंदुओं का ध्यान ज्ञान होने से ही हम किसी भी कार्य को सरल तरीके से कर पाएंगे, जिससे कि हमारी जो शक्ति व्यवस्था है वो अच्छे से संपादित हो सके। इसके साथ ही जो भी समय और शक्ति की बचत करने के जितने भी उपकरण जो मार्केट में आ गए या हमें अब मिल चुके हैं, उन साधनों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम अपने समय को भी बचा सके और साथ में हम अपनी मेहनत परिश्रम को भी बचा सके। हमारी शक्ति जो व्यय होती है, खर्च होती है, उसको भी कम से कम हम खर्च कर पाए, यानी कि अधिक समय में हम अधिक कार्य कर सके, कम शक्ति के साथ और कम समय के साथ हम अधिक कार्य को पूरा कर सके। उसी के लिए इन सारी चीजों का ध्यान, यानी कि इन सारे बिंदुओं का ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। और जब हम इन सारी बातों का ध्यान रख पाएंगे, अच्छे से हम इन सारी क्रियाओं को कर पाएंगे, तभी हमारी शक्ति व्यवस्था अच्छे से संपादित हो पाएगी, यानी कि शक्ति व्यवस्था हम अच्छे से कर सकेंगे। तो आज हमने शक्ति व्यवस्था के बारे में पूरा समझा है कि शक्ति व्यवस्था क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, किसके अंतर्गत कितनी शक्ति महसूस की जाती है, फिर शक्ति के कारण जो हमें थकान होती है, थकान क्या होती है, उसके क्या कारण है, उसके क्या प्रकार है, वह किस तरीके से उसका उपाय कर सकते हैं हम, साथ ही कार्य को किस तरीके से सरल किया जा सकता है, और बचत और शक्ति के जो भी उपकरण आ गए हैं उसका हम उपयोग करके इस शक्ति व्यवस्था को हम अच्छे से चला पाए। तो आज इन सब पॉइंट के साथ शक्ति व्यवस्थापन पूरा हुआ। अगले नेक्स्ट पॉइंट में हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पॉइंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।